चलिए जी, आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है ना। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आप 11th में फॉलो करते थे। इस फॉर्मेट में सीधा यहाँ पर सेल, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीपी आ जाता था। ठीक है, पर ये फॉर्मेट अपने आप में 11th में तो कंप्लीट था, पर जैसे ही आप 12th में बात करते हैं तो ये फॉर्मेट अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली जो इसकी इनकम्प्लीटनेस है वो इसकी वजह से है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा मतलब ओपनिंग स्टॉक भी है, क्योंकि वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो गड़बड़ है जो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, लीजिए कि अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक 3 तरह का हो सकता है। किसका? मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर जो कि खरीदता क्या है? रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर खरीदता रॉ मटेरियल और बेचता है फिनिश गुड्स। तो ईयर एंड पे हो सकता है इसका रॉ मटेरियल बच जाए, जैसा खरीदा था उसी फॉर्म में बच जाए, और हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस बच जाए, और हो सकता है फिनिश गुड्स बच जाए। और ये जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर जैसा खरीदता है वैसा ही बेचता है, तो ईयर एंड पे इसका बचेगा भी फिनिश गुड्स। बस इसे फिनिश गुड्स नहीं कहते, इसके बचे हुए माल को स्टॉक इन ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, और हम जो फॉर्मेट सीख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का या बैलेंस शीट का, वो किसी एक के एंगल से नहीं सीखते हैं, ओवरऑल एंगल है, वो सबको इंक्लूड करता है वो। इसीलिए अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 3 तो मैन्युफैक्चरर के और 1 ट्रेडर का। और जब यहाँ 4 एलिमेंट पॉसिबल हैं तो यहाँ भी 4 एलिमेंट पॉसिबल हैं। अब मैं परचेज की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर क्या खरीदता है? तो यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज हो सकता है, और ये क्या खरीदता है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ स्टॉक इन ट्रेड परचेज हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबके वही हैं जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, और इसके अंदर वही होगा जो आदमी बेच रहा है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं ज़रा बात को। लीजिए, मैंने सारी चीज़ों को फॉर्मेट के अंदर डाल दिया है, एक बार आप देखो ज़रा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ 4 तरह का स्टॉक है। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने ये जो मार्क करें, इनमें कोई रिलेशन है क्या? ये सब मैन्युफैक्चरर के आइटम है। ठीक है, और ये जो मैंने छोड़े हैं ये सब ट्रेडर के आइटम हैं। अच्छा, ये खर्चे किसके होते होंगे? हट नालायक, ये मैन्युफैक्चरर के होंगे। ट्रेडर तो सेम बेच रहा है, सेम खरीद रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, तो ये खर्चे हाँ पॉसिबल है, फ्रेट पॉसिबल है, पर मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादातर चांसेस इन खर्चों के मैन्युफैक्चरर के केस में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इन खर्चों को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा रहे हैं ज़रा बात को। लो जी, ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाले, ये सोल प्रोप्राइटर के लिए और पार्टनरशिप के लिए तो फॉलो हो जाते हैं, पर कंपनीज के लिए ये वाला फॉर्मेट चलता है। ठीक है, अच्छा, इन फॉर्मेट को और इस फॉर्मेट को क्या नाम देते हैं आप जानते हैं? बताओ, आप ठीक से देख रहे हो तो इसके अंदर क्या है? यहाँ है इनकम्स और यहाँ है, तो कहना इसे कि फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर चीज़ें इस तरह से होती है। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल और ये कहलाता है वर्टिकल। इसका मतलब कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे की बात। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कहाँ दे रखा है आपको पता है? ये फॉर्मेट दिया हुआ है कहाँ पर? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट जो कि एक मोटी सी बुक है, उसके अंदर क्या क्या है?
470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल। आपको ये सेक्शन याद नहीं रखने अभी बिल्कुल भी। इसमें से 4-5 सेक्शन होंगे जो मैं आपको ईयर एंड पे बोलूँगा कि आप इन्हें लर्न कर लो फिलहाल के लिए, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं 7 शेड्यूल की बात करूं, इन शेड्यूल्स के अंदर एक है शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर किसका फॉर्मेट दे रखा है, बैलेंस शीट का अंदर, और पार्ट 2 के अंदर दे रखा है एसपीएल का फॉर्मेट, ठीक है। और यही दोनों फॉर्मेट हमें आज डिस्कस करने हैं। अब मैं पहले आपके साथ एसपीएल डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। लीजिए ज़रा जी, ये फॉर्मेट किसका है, नहीं, ये 11th प्लस 12th का है, क्योंकि 11th के अंदर ये अंदर की डिटेल्स नहीं होती थी, तो ये फॉर्मेट 11th और 12th का मिक्स है, कंबाइंड है, ठीक है। और 12th ये प्योरली 12th का फॉर्मेट है। तो हमें इन सब चीज़ों को इसके अंदर जगह देनी पड़ती है। और वो हम कैसे करते हैं, ये जो मेन इनकम है इसे इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा इनकम्स जो होती हैं ये इसके अंदर, फिर दोनों से मिल जाएगा टोटल इनकम। और खर्चों की अगर मैं बात करूं, खर्चे कैसे दिखेंगे, ये जो जितने भी हमारे सारी चीज़ें रह गई, इन सब चीज़ों को इसके अंदर जगह मिल जाती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे होगा, डोंट वरी, आप सिर्फ घबराएं। देखिए ज़रा, जी, इसे यहाँ जगह मिल जाएगी। उसके अलावा इन सब को यहाँ जगह मिल गई, आपको ये भी मिल गया। अब हम आगे खर्चों पे। खर्चों में जो पहले 3 आइटम हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, स्टॉक के, माल के। माल की अगर मैं बात करूं तो वो इसी के अंदर बैठा हुआ है ना। उबासियाँ आ रही है नालायक को, है कोई, हाँ वही जो अभी 1 साल की वैलिडिटी बोल रहा था, हाँ। अच्छा, इन तीनों से मिलकर आपको क्या मिलेगा, ये दोनों किस चीज़ का काम कर रहे हैं, खर्चे का, और ये वाला क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा और ये दोनों प्रॉफिट को घटाएंगे। तो ये 2 खर्चे और ये इनकम का काम कर रहे हैं। हालांकि इनकम नहीं है, ये बचा हुआ माल है, पर काम तो इनकम वाला कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो इन तीनों का नेट क्या लिखा जाता है, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन लिखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में होते हैं, कहते हैं रॉ मटेरियल 3 जगह पर है, तो हमने उन तीनों का नेट लिख दिया। नेट कैसे आया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर कुछ बच्चे कहते हैं, कह रहे ये भी तो 3 जगह पर है, इसका क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही कंज्यूम होता है, ये कंज्यूम नहीं होते हैं। अरे रॉ मटेरियल को आप फॉर्म बदलोगे, चेंज करके दूसरा कुछ और बनेगा, वो बेचोगे। इनके साथ ऐसा नहीं है। तो इनमें हम क्या करते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। स्टॉक इन ट्रेड की जो परचेज साइड है, परचेज, इसे तो अलग लिख दिया जाता है, समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद बचा क्या, यहां रह गए 3 आइटम और 3 आइटम यहां रह गए, इनका क्या लिखेंगे हम, चेंज मतलब, अच्छा ये 3 खर्चे का काम कर रहे हैं और ये 3, तो बेटे इनका चेंज, अब जैसे ये 150 और ये 80, यानी कि 70 नेट खर्चे के अंदर चला जाएगा यहां पर, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी किया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये खर्चे रह गए और ये रह गए। इन सारे खर्चों को मेन EFDO 4 हेड के अंदर बांटा जाएगा, मतलब इन EFDO, सही है, ये एक्रोनिम है, याद रखने के लिए, याद रखेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मार्क्स से तो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनमें से जो खर्चे एम्प्लॉयज़ वाले हैं वो यहाँ आएंगे, जो खर्चे फाइनेंसिंग के हैं, लोन वगैरह के, वो यहाँ आएंगे। डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन यहाँ आएगा, और जो इनमें कहीं नहीं आया वो यहाँ आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सिस्टम हमारा रहेगा इस पूरे के अंदर। लीजिए, मैंने लगभग हर आइटम को भेज दिया है, और आप यहाँ एक चीज़ जो अच्छी देखेंगे वो ये कि हमारा प्रॉफिट क्या था, वो 2100 ही आएगा दोनों केसेस में। आप एक बार चेक करें, इसके ऊपर लगाओ 1 मिनट 2 मिनट।
अच्छे से सोचना, मैं सवाल पूछूंगा एक दो आपसे। क्या हुआ? सर ये वाला चैप्टर टर्म 1 में है? हाँ बिल्कुल है। इस तभी तो कर रहे हैं। कोई नहीं, करो करो करो, आराम से करो, आराम से करो। वो आ रहा है सर अकाउंटिंग के बस क्या तुम लोग मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हो? सुन पा रहे हो ना, तो फिर चुप क्यों नहीं होते हो? आइटम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, और डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन के अंदर क्या आएगा, और अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो इन सब में सबसे बड़ा हेड कौन सा है? अदर एक्सपेंस सबसे बड़ा हेड है। आइटम वाइज या खर्चे वाइज? आइटम वाइज। अमाउंट वाइज सबसे बड़ा ये हो ऐसा कोई ज़रूरी, अमाउंट वाइज तो कोई भी बड़ा हो सकता है। और अमाउंट वाइज अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा परचेजेस हो सकती हैं। परचेजेस का अमाउंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट भी भाई, वैसे मैं कह रहा हूँ बड़ा तो कोई भी हो सकता है, पर अगर मैं जनरली देखूँ तो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा माल खरीदने में होता होगा, है ना? तो इस एंगल से। और अगर मैं वैसे कहूँ आइटम, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आइटम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नहीं आएगा वो इसके अंदर जगह पाएगा। कर लिया है? पक्का कर लिया है? चलिए तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे आइटम जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप ये चारों आइटम एक बार पढ़ेंगे बस। इसकी येलो वाली लाइन आप देख रहे हैं क्या लिखा है? कह रहा है सम आइटम्स दैट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट का लगते हैं वो, बट एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। सर बट आपने यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में तो लिखा हुआ है कि these are- हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो है उसके आगे लिखा है, जो नहीं है उसके आगे क्यों लिखेंगे? और जो नहीं है वो किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है जो नहीं है। ओके। हो गया? Yes. आगे चलते हैं। कुछ ऐसे ही और भी हैं चीज़ें। बस एक मिनट रुकिएगा।
कौन से पे हैं आप लोग? कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो समझ ना आ रही हो? लीव एनकैशमेंट अदर में कैसे आएगा? ये तो वो छुट्टियां हैं जो एम्प्लॉय जिस पे काम कर लेता है, उसको अलाउड थी पर वो आ जाता है घर से काम करने के लिए, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, तो इसका फ़ायदा तो एम्प्लॉय को ही मिलेगा, है ना? दिस इज टाइप ऑफ ओवर टाइम है। हाँ बिल्कुल। प्रोविज़न के ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या रूल रेगुलेशन बना रखे हैं इसके। पढ़ लिया? आगे चलें। अभी कुछ और हैं ऐसे नमूने। हाँ सर ये सारे एम्प्लॉय बेनिफिट के पार्ट है ना? बिल्कुल, ये सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। पढ़ लिया? हाँ जी। कोई डाउट हो इसके अंदर? नहीं? चलूँ आगे? आइए, अब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समराइज करेंगे एट द एंड। लो जी, सारे आइटम इसके अंदर हमने शो कर रखे हैं। सारे तो नहीं कहेंगे, सारे कैसे कह सकते हैं, दुनिया में तो लाखों तरह के खर्चे हैं, तो सारे खर्चे यहाँ कैसे दिखा सकते हैं, है ना? जो कि मतलब रिलेटेड आइटम्स थे वो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक ठीक है, बात करते हैं। आपने मुझसे ये पूछा है, हाँ मैं भी एक सवाल पूछूं? ठीक है, आइए ज़रा। इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब है प्रोविज़न को हटा देना। प्रोविज़न हटाओगे तो तभी जब कभी प्रोविज़न लगाया होगा, मतलब जब कभी प्रोविज़न बनाया होगा। जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो वो कहाँ आता है? फिर वो इसके अंदर आता है प्रोविज़न एज अ एक्सपेक्टेड खर्चा। एक ऐसा प्रोविज़न हम ऐसे खर्चों के लिए बनाते हैं जो कि हुए नहीं हैं, हो सकते हैं, उनके लिए बनाते हैं हम प्रोविज़न। अब मैं कह रहा हूँ, हमने मान लो किसी साल में यहाँ प्रोविज़न बनाया था तो हमने उसे खर्चा मान लिया, बाद में हमें उस प्रोविज़न की नीड ही नहीं लगी तो उस प्रोविज़न को रिवर्स कर देंगे, तो वो फिर इनकम बन के यहाँ इसके अंदर आ जाता है।
ठीक से पढ़ना, ये काफ़ी सही फॉर्मेट है, आप इसको काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इसके अंदर। सर रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होता है। समझ आ रहा है? कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ आ रही हो तो बताओ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं जाएगा खर्चे में। आप कहाँ पढ़ रहे हैं ये शब्द? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। इसका कारण है, पता है क्यों आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं? नहीं, आपने बताया था ये। मैंने बताया है, पर आप इसको अभी आपने ये चैप्टर किया नहीं है अभी। ये चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, उसके अंदर आप ये चीज़ समझेंगे। अगर प्रीमियम जा रहा है फाइनेंस कॉस्ट में तो इसका रिडेम्पशन भी तो जाना चाहिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या कह रहे हो? प्रीमियम जा रहा है फाइनेंस कॉस्ट। अरे आपने डिबेंचर के पैसे लौटाए हैं बिल्कुल। और ज़्यादा लौटाने पड़े। हाँ। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम प्रीमियम लेते हैं लोगों से कभी कभी। ऐसे ही जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो लोगों से प्रीमियम लेते हैं कभी कभी। पर कभी कभी जब डिबेंचर के पैसे लौटाते हैं तो ज़्यादा भी लौटाने पड़ जाते हैं। अच्छा, इशू करते टाइम मिला हुआ प्रीमियम हमारे लिए गेन है कि नहीं? रिडेम्पशन के टाइम पर दिया हुआ प्रीमियम हमारे लिए लॉस भी होता है। नहीं समझ आई बात? हैं? एक छोटी सी स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लो, एंजॉय करिएगा। नाचने का नहीं है भाई, कह रहा है ओके नालायक। सर ये ओवरव्यू 25 अरे रुक जा दादा। खुश मत हो ना, ये लाइट कोई जलेगी नहीं। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो आप कंपनी ने, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है इंस्टॉलमेंट में, वैसे ही कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है। अब मैं कह रहा हूँ कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे, और ये 6% इंटरेस्ट की रेट होती है, साथ में लिखी होती है ये, और एक कितने का है? तो बेटे देखो एंट्री क्या डली हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, जब लमसम लेते हैं तो हम जॉइंट अकाउंट यूज करते हैं, तो यहाँ कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख इंटू 10, ये आ गया, तो वो सॉरी टोटल आ गया 20,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसी दिन कुछ बातें लोगों को बतानी पड़ती हैं आपने, कि एक डिबेंचर कितने का है, उनके पैसे आप कब लौटाओगे, और इंटरेस्ट कितना दोगे। हर 6 महीने पर इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको, हर 6 महीने। और आपको ये भी बताना पड़ता है कि इसके पैसे आप कब लौटा दोगे।
तो इसे क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4 साल, इसे क्या बोलेंगे 4 साल के पीरियड को, जितने टाइम के लिए आपने डिबेंचर इशू किए हैं, ये वो पीरियड है। आपने बोला कि 4 साल बाद हम यहाँ डिबेंचर के पैसे लौटा देंगे, ये बात आपको यही बतानी पड़ती है, समझ रहे हैं आप। और आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप बाद में जब पैसे दोगे 4 साल बाद तो कितने दोगे, कितने दोगे। 10 से कम दे सकते हो क्या, 10 रुपये का एक है, अगर आपने बोला ना 10 से कम देंगे तो कोई आपके डिबेंचर पे हाथ भी नहीं रखेगा, या तो 10 देने पड़ेंगे या 10 से ज़्यादा। मान लो आपने बोला हम 12 तक दे देंगे आपको, 12 ही देंगे आपको 4 साल बाद। अब मैं कह रहा हूँ आपको आज ही एक बात पता लग गई, आज ही एक बात पता लग गई कि बाद में 2 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो उस 2 रुपये की एंट्री आपको आज ही डालनी पड़ती है। क्यों, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट। अब ज़रा क्या होगी एंट्री, अच्छा ये वाले जो 20,000 है ये तो यहाँ एडजस्ट हो गए, जैसे शेयर में एंट्री डलती थी वैसे डिबेंचर में डल रही है। अब ये जो 2 रुपये आपने फालतू देने ना, उस 2 रुपये की एंट्री भी आपको आज ही लेनी है। अब वो 2 रुपये आपके लिए एक तरफ तो लॉस है, पर एक तरफ लाइबिलिटी भी तो है क्योंकि देने भी तो बाकी हैं, एक्स्ट्रा देने हैं इसलिए वो एक लॉस है, और क्योंकि देने बाकी हैं इसलिए वो एक लाइबिलिटी भी है। अरे एंट्री तो तभी पूरी होगी जब दोनों साइड अमाउंट लिखा जाए। कितना, 2,000 पर कितने फालतू देने हैं, 2 के हिसाब से 4,000, समझ आए। अच्छा ये जो दोनों हैं ये दोनों यहाँ डेबिट हो जाएंगे और टू बैंक पैसे दे देंगे, समझ आई मेरी। तो ये जो लॉस है ना, ये लॉस इसके अंदर जाता है खर्चा बनकर, क्लियर है। हाँ आप लोग इस पर ध्यान दे रहे थे थोड़ा सा, हो गया, ठीक है। इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे का अपना अगला हिस्सा करते हैं। आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यही हो जाता है कंप्लीट। लो जी, अब हम आ गए बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। हाँ, इसके अंदर आप लोगों ने जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यही डिस्कस करना है अपने को, बैलेंस शीट। लो जी, यही है हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अभी तक हमने ये करके आए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं बैलेंस शीट के अंदर अगर आऊँ तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा लाइबिलिटीज़ में रहता है और ये हमारा एसेट्स, और इसके अंदर जो पहला जो है हमारा आइटम वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के नोट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको पता है ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब्ड के अंदर एक्चुअल अमाउंट आता है, एक्चुअल जो हमें लोगों से मिला है। ये दो सिर्फ दिखावा है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर इन्हें दिखाने की ज़रूरत क्या है। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन नीड्स, ताकि हम लोगों को बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें, इसीलिए इनको यहाँ शो किया जाता है। सही है। इसके अलावा ये वो एक्चुअली पैसा है जो लोगों से मिलता है, इसीलिए इसी का जो टोटल आता है इन दोनों का, वही टोटल यहाँ लिखा जाता है। इसके अंदर आएंगे इशू सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसके अंदर आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर अगर कोई होगा तो वो इसी के अंदर माइनस होगा, और शेयर फॉर फ्यूचर कुछ होगा तो वो इसी के अंदर ऐड होगा। पर ये कब ऐड होगा? जब बचे हो, नहीं फॉरफिट हुए हो, जब शेयर फॉरफिट हुए हों और पैसे बचे हो हमारे पर री इशू ना हुए हो।
अगर शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू हो गए हैं तो फॉरफीचर का बैलेंस या तो डिस्काउंट में काम आ गया होगा या कैपिटल रिजर्व में चला गया होगा, है ना। तो फॉरफीचर बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर केवल और केवल तभी दिखाई देता है व्हेन द फॉरफिटेड शेयर्स स्टिल हैव नॉट बीन री इशूड। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब हम अगर अपनी अगली बात करें तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सुनिएगा। जैसे मान लो ये हम कर ही चुके हैं, आपने जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, कितने का प्रॉफिट है, 2100 का, तो ये प्रॉफिट आपका कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट के अंदर। ये आ गया प्रॉफिट। इसके अंदर से आप जो भी रिजर्व बनाना चाहते हो वो यहाँ से बनते हैं। ये नोट रिजर्व का भी नोट है और ये रिजर्व सरप्लस का भी नोट है। अब इसमें से हम कितने रिजर्व बना रहे हैं, 2100 में से हमने 3 रिजर्व बनाए, 300 का, 400 का, 500 का। तो ये तीनों यहाँ से उठकर अपने अपने लेजर में, यानी कि अपने अपने घर के अंदर चले गए। तो ये तीनों यहाँ आ गए और इन तीनों में से, इसमें से ये माइनस हुआ तो आपको ये क्या मिला, टोटल रिजर्व बनाया। हाँ जी, मैं कह रहा था आपने इसी साल के प्रॉफिट में से कितने रिजर्व बनाए, 3 रिजर्व। तो ये 3 रिजर्व यहाँ दिखाई भी तो देंगे और ये जो बच गया ये क्या कहलाता है, सरप्लस। तो ये रिजर्व्स हैं और ये इन चारों का टोटल ही यहाँ दिखाई देता है हमारा। हाँ जी, टोटल गलत है, चलो अच्छा है तुमने सुधार ली अपनी गलती। टोटल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, एक मिनट, आपके क्वेश्चन को मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो में भी बच्चे सुनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इनका फॉर्मेट सीक्वेंस कहना चाहते हैं, फॉर्मेट नहीं तो सीक्वेंस नहीं, इनका सीक्वेंस कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप इन्हें अप डाउन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पहले कौन से रिजर्व की एंट्री डाल रहे हो। जो रिजर्व यहाँ से पहले निकलेगा वो पहले दिखेगा, जो दूसरे नंबर पे निकलेगा वो दूसरे पे दिखेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि ये तो मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपसे कभी भी ये प्रेजेंटेशन पूछी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर मैं भी ये आपको नहीं बताता तो आप सिर्फ आइटम्स को रट लेते कि ये रिजर्व इसके अंदर दिखते हैं। हाँ जी, स्कूल में चैप्टर ही नहीं पढ़ाया। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बुराई का सिलसिला नहीं है, हमारी पढ़ाई का सिलसिला है, बुराई नहीं करनी है किसी की, छोड़ो। आओ, स्कूल टीचर्स के पास देखो ऐसा होता है अपने हिसाब से, हाँ अपने हिसाब से उनके पास बहुत लोड है तो वो काफ़ी काम करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। दूसरा, हम यहाँ सेटअप के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ डेटा कंटेंट हमारे पास रेडी है, जो कि रेडी किया है, ऐसा नहीं है कि मिल गया था, तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, है ना। चलो कोई नहीं, आओ बेकार की बातों में नहीं जाते हैं। अच्छा, ये आपके बिजनेस का पहला साल था और ये दूसरा साल था। पहले साल में क्या पोजीशन है, इतने का सरप्लस, और ये 3 रिजर्व हमने जो यहीं से बनाए थे। अब आप सेकंड ईयर में आ गए, अब इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, 1500। अब देखो इस बार क्या होगा, ये 900 पिछले साल का ये रहा और ये 1500 आ गया, टोटल कितना हो गया 2400। अच्छा, ये आपके पास ये ऑलरेडी पिछले साल के बैलेंसेस हैं। अब आपने इस बार कितने रिजर्व में डाले हैं, तो ये चारों आकर यहाँ पर एक नया रिजर्व भी बनाए, ठीक है। तो इसका कितना बैलेंस हो गया, इसका सही है। 1 मिनट ऊपर चला गया, नाराज हो गए, कोई नहीं होता है, ठीक है। ये सब आ गए और ये सरप्लस का बैलेंस है। फिर इनका टोटल जो भी निकलेगा वो टोटल यहाँ चला जाएगा। ये है सिस्टम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या हम रिजर्व एंड सरप्लस को कोई और नाम भी दे सकते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोच के देखो। ओ सॉरी, दिमाग तो तुम लाते नहीं हो ना, कोई नहीं, मत सोचो, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अभी बैलेंस शीट की चर्चा बची है हमारी। सर आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और रिजर्व सरप्लस के बारे में बताया था क्या? हाँ, इतना ही था जो बताया था।
हाँ, अब हम लोग आ गए अपनी लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ पे चलना है अब हमें। लो जी, लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी, और लाइबिलिटीज़ के लेजर कौन से होते हैं आपको पता है इनमें से? यस सर। ये वाले लाइबिलिटीज़ के लेजर्स हैं। ये सब एसेट्स के लेजर है, और ये इनकम, भाई इनकी जगह इसके अंदर है और इनकी जगह बैलेंस शीट के अंदर है। तो बैलेंस शीट के अंदर या तो एसेट होती हैं, लाइबिलिटी होती हैं, ये इनकम एक्सपेंसेस हैं, तो इनको कोई जगह नहीं मिलती। तो ये लाइबिलिटीज़ के लेजर हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मान लो ये सारे लेजर हैं। अब इसमें से कुछ लाइबिलिटीज़ करंट होंगी और कुछ नॉन करंट होंगी। तो हम वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी लाइबिलिटी नॉन करंट है? जो ऑपरेटिंग तो पीरियड के बाद उसी की मैं बात करूँगा। कोई नहीं बेटे, होता है। आप 2 लिंक हैं ये है हमारा पहला लिंक। लाइबिलिटीज़ को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? अगर कोई भी लाइबिलिटी इनमें से एक भी कंडीशन पूरी कर देगी, कोई भी एक कंडीशन भी पूरी करती है, तो वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो बाय डिफॉल्ट नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। एक बार आप ये कंडीशन पढ़िए जरा। सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड किसी भी बिजनेस का जो होता है अलग अलग हो सकता है। अगर क्वेश्चन हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं दे रहा है तो हम उसे 12 महीने की मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं एक हलवाई की बात करूं, एक हलवाई की ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होगी अगर वो सिर्फ समोसे बनाता है? तो 1 दिन 2 दिन है कि नहीं? सोचो ना, आज मैदा लाया, आज मैदे से उसने पूरा जो भी उसका सिस्टम बनाते हैं, क्या कहते हैं, डो बनाते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, वो बनाया, आलू भरा और उसको तेल में डाला, फ्राई किया और रख दिया। कस्टमर आया, खरीद के ले गया, पैसे दे गया, ख़त्म बात। 1 से 2 दिन के अंदर उसका माल दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसी कैश से दोबारा माल खरीद लाता है। अब अगर मैं बात करूँ एक बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि बिल्डिंग बनने में समय लगता है भाई। तो ऑपरेटिंग साइकिल 2 मिनट की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 2 महीने और 2 साल की भी हो सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। क्लियर है मेरी बात? जल्दी से पढ़िए। थर्ड वाली कंडीशन आप लोग इग्नोर करके चलेंगे, इट इज नॉट फॉर यू। अच्छा, ये कंडीशन कौन से दिन चेक की जाती है आपको पता है? जिस दिन बैलेंस शीट बनती है, जिसे हम रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं। इसीलिए अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन फ्रॉम, कि 12 महीने इस दिन से काउंट करने। पढ़ लिया? ये पढ़ लिए सारे? 1 2 3 4 पॉइंट्स। आगे आ जाओ। ये कहाँ ये लिखा है क्या इस चैप्टर के अंदर? ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, बाद की बात है। आओ लो जी, करंट लायबिलिटी हम किसे कहेंगे? जो इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करेगी। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फिर हम इसे नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है ना? अब हमें देखना है कुछ एग्जांपल्स की। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं, इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। ठीक है, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा।
अगले लिंक पे मैं आपको लेके चलूँगा पहले तो। लो जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हाँ जी, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स भी बेटे एक तरीका है लोगों से पैसा लेने का। जैसे डिबेंचर इशू किए जाते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं, जो कि जनरली गवर्नमेंट करती है। समझ आ गई? अच्छा, आपको एग्जाम्पल को पढ़ के फील हो रहा है कि हाँ यार ये इसके अंदर का आइटम है? यस सर। अगर आप लोग ये कनेक्शन बना नहीं पाए ना बेटा, तो यार मैं कह रहा हूँ आप इसे कभी सीख ही नहीं सकते इस चीज़ को। मतलब अगर मैं बात कहूँ, हाँ भाई क्रेडिटर जो है मुझे पता है वो ट्रेड पेबल के अंदर आता है ना, और वो अपने आप में करंट लाइबिलिटी भी होते हैं, क्योंकि जनरली क्रेडिटर्स महीने 2 महीने में पैसे दे दिए जाते हैं इन लोगों को, है ना। तो ये चीज़ आपको कनेक्शन आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए आगे के हिस्से पे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, बहुत ढंग से सुन लेना, ये अच्छी बात है, काफ़ी नई बात भी है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी के, ठीक है, और ये हमारी कंपनी का पहला साल है। कंपनी पूरे साल वही जर्नल और लेजर बनाएगी, इसके अंदर वही पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, ये बाहर होते हैं। कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी इनके पास है, और कंपनी की डिटेल्ड नॉलेज भी इनके पास है कि कंपनी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब माल खरीदना है, कब माल बेचना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, कब लोन लेना है, कब मशीन खरीदनी है, व्हाटएवर, इनको सब पता होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लोग तो बाहर हैं, तो इनको क्या पता, इनको तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड। ठीक है, साल कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी को ये फॉर्मेट अलाउड नहीं होता है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जानकर। ठीक है, कंपनी ने अपना ट्रेडिंग बनाया, कितना प्रॉफिट कमाया, यही प्रॉफिट यहाँ आया, कितना प्रॉफिट कमाया, नेट 2100 का प्रॉफिट यहाँ आया। इसमें से इन्होंने ये रिजर्व्स में डाल दिए, और ये 1200 क्या कहलाएगा, सरप्लस। अच्छा, ये जो इन्होंने रिजर्व डाले हैं ये यहाँ चले गए होंगे, इन्होंने IFR, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, और ये सरप्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कैपिटल यहाँ क्यों खाली है पता है, अरे इनको आपने शेयर इशू करे होंगे ना, तो वो यहाँ दिखाई देगा, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड वाला सारा सिस्टम, और यहाँ जो एसेट्स होंगी वो सब दिखाई दे जाएंगी। क्लियर है मेरी बात? तो बेसिकली कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2100, और रिजर्व हटाने के बाद 1200 अभी भी बच रहा है। ये लोग चिल्लाने लगते हैं हमें भी तो थोड़ा प्रॉफिट बांटो, हमें भी तो प्रॉफिट बांटो। क्या करोगे? आज ही डिसीजन ले सकते हो क्या, तुम बताओ? क्या तुम आज ही डिसीजन ले लोगे? कैसे ले लोगे भाई? डिसीजन लेने की पावर तो किसके पास है पता है? नहीं, डिसीजन लेने की पावर इनके पास होती है बेटे। ये तो सिर्फ कठपुतली हैं, पपेट्स। ये लोग सिर्फ पपेट्स हैं बेटे।
कंपनी को चला ज़रूर रहे हैं, प्रॉपर पावर्स तो इनके पास नहीं है सारी की सारी, कुछ पावर्स इनके पास भी हैं बड़े डिसीजन की, क्योंकि पैसा तो इन्हीं का लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, बस ये आई तो नहीं रहे, फिजिकली तो नहीं आ रहे, अदरवाइज पावर इनके पास है। तो यहाँ पर आपके पास अभी 1200 का प्रॉफिट बच गया। अब इस 1200 के प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कितना बचाना है, इसका फैसला ये लोग लेते हैं। पर ये लोग अपनी एक एडवाइस यहीं रख देते हैं, एक एडवाइस रखते हैं, बस डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये मालिक नहीं हैं। तो इन्होंने कितना बोला, मान लो इन्होंने बोला कि 900 बांट लो और बाकी के 300 बचा लेते हैं। मेरी बात समझ आई? इन्होंने बोला कि 900 रुपये का प्रॉफिट बांट लो, बाकी बचा लेंगे। तो ठीक है, अब क्या होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। अच्छा, ये जो 900 रुपये हैं इसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड जो कि सिर्फ प्रपोजल रखा है, जिसका डिसीजन नहीं लिया है। बताओ इस 900 रुपये की एंट्री क्या डली होगी? इसकी एंट्री नहीं डलेगी भाई, ये डिसीजन थोड़ी है कोई, ये तो सिर्फ एक सुझाव है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं डली होगी। अब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक एक मीटिंग बुलाई जाती है, और ये मीटिंग कौन से साल की बुलाई जा रही है आपको पता है? ये बुलाई तो दूसरे साल में जा रही है, पर ये मीटिंग पहले साल के लिए बुलाई जाती है। इस मीटिंग में ये पहले 6 महीने होते हैं, यहाँ तक ये मीटिंग हो जानी चाहिए। मान लो मीटिंग यहाँ पर हुई, अब मीटिंग में इनमें से जो बंदा आएगा, जो आएगा भाई, हमने तो सबको नोटिस भेजा है कि मीटिंग है, मीटिंग में आकर ये लोग डिसीजन लेते हैं कि कितना डिविडेंड बांटा जाएगा, और इनका डिसीजन 900 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, 900 या 900 से कम होगा। अब मान लो इन्होंने आके डिसाइड कर दिया कि चलो ऐसा करो 900 ही बांट दो, ये 800 भी कर सकते थे, 700 भी कर सकते थे, पर 900 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बताओ एंट्री क्या? अब तो डिसीजन हो गया, अब एंट्री क्या होगी? नहीं बेटे, पहले डिविडेंड की लायबिलिटी बनाई जाएगी, और वो डिविडेंड इसी में से तो लोगे, यही सरप्लस डेबिट हो जाएगा टू डिविडेंड पेबल। अबे प्रपोज डिविडेंड आज थोड़ी प्रपोज हुआ है, वो डिविडेंड तो यहाँ प्रपोज हुआ था, यहाँ तो डिविडेंड क्या हुआ है? डिक्लेयर हुआ है, डिसाइड हुआ है। यहाँ डिविडेंड का सुझाव रखा था, और यहाँ डिविडेंड की एक्चुअल अमाउंट पता लग गया। तो अब वो लायबिलिटी बन गया कितने का? 900 रुपये का। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पहुँचोगे तो आपको इस दिन से लेके आने वाले 7 दिनों के अंदर इसके पैसे किसको देने होंगे? शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं। जब आप ये पैसे दोगे तो एंट्री क्या होगी? सोचो, आपने ये पैसे यहाँ दे दिए, बताओ एंट्री क्या होगी? डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक। सोचो, आपने 900 में से 800 ही दिए हैं, रह गए 100, अभी नहीं दे पाए आप, बंदा मिला नहीं, उसका अकाउंट डिटेल गलत है, तो आप 100 रुपये को अभी क्या करोगे? अनक्लेम्ड डिविडेंड में डाल देते हैं हम इसे। अनक्लेम्ड डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड जो कि अभी तक क्लेम नहीं किया, किसी ने मांगा नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये करंट लायबिलिटीज में शो हो जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। सही है? तो डिविडेंड पेबल भी एक लायबिलिटी है अगर आप इसके पैसे अभी नहीं देते हो, और अनक्लेम्ड डिविडेंड भी एक लायबिलिटी है। दोनों वहीं दिखाई देंगी अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। याद रहेगी बात? हाँ एक शेयर होल्डर है, हाँ, जैसे अभी हमने 900 का अपने डिविडेंड बुक करा, मतलब 2100 का, उसमें तो हमने जनरल रिजर्व बना लिया है। ठीक है। तो अभी फिर आगे जाके एक शेयर होल्डर है, उसने मतलब शेयर किसी को दे दी है। हाँ, ठीक है, तो जो रिजर्व तो पुराने प्रॉफिट्स का बनता है। ठीक है, तो उसको मतलब रिजर्व में से उसका पार्ट मिलेगा? नहीं, ये सब तो कंपनी के हैं ना फिलहाल। कंपनी और मालिक अलग अलग माने जाते हैं, अगर आपको पता हो तो वो ऐसे थोड़ी क्लेम करेगा कि भाई ये मशीन मेरी है, ये कैश मेरा है, ये रिजर्व मेरा है, ऐसे नहीं क्लेम कर सकते ना वो। बेशक वो मालिक हैं, पर कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट माने जाते हैं। और अगर ये कंपनी जैसे वाइंड अप हो रही है, तो शेयर जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। जैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, कंपनी लिक्विडेट होती है।
समझ आई? तो वहां पर भी कुछ प्रोसेस वैसा सही है, हल्का सा कुछ है, फर्क है। क्लियर है? अगर हमारे शेयर होल्डर ज़्यादा हो तो मीटिंग कैसे बुलाएं? तो कोई बड़ी जगह रख लो मीटिंग के लिए, सिंपल है, स्टेडियम रख लो भाई, बड़ा सा होटल कर लो कोई, या मीटिंग को कुछ अलग अलग पार्ट्स में बुला लो, है ना? वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सा मोड यूज करते हो। अच्छा, यही सिस्टम अब मैंने आपको जो दिखाई है 12th के एंगल से दिखाया है। अभी मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड 11th के एंगल से समझाया था, ये 12th के एंगल से देखो कैसा है। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। अच्छा, क्योंकि यहां तो डिविडेंड सिर्फ क्या किया था, प्रपोज डिविडेंड था, पर डिविडेंड तो डिक्लेयर यहां हुआ है, तो यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो देखो सिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है। यहां पर आपके पास सरप्लस कितना था, 1200, ठीक है, और ये 3 आपके पास रिजर्व से। अच्छा, ये 3 रिजर्व तो मेरे यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और 4 3 7 8 9 1200, ये मैंने यहाँ पर सरप्लस गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ जी, ये वाला, ये अरे ये तो ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ पर पिछले साल का सरप्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पिछले साल का सरप्लस आ जाएगा और उसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो अपने डिविडेंड जो बांटा था वो इसी में से तो बांटा था, फिर आपको वो माइनस भी करना पड़ता है यहाँ पर। अरे जो आपने एंट्री डाली थी इसमें सरप्लस डेबिट हुआ था तो सरप्लस घट गया होगा, तो वो आपको यहाँ माइनस करके दिखाना पड़ता है। उसके बाद आप बाकी रिजर्व वगैरह पे चले जाते हो। सही है? आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्सा और है, एसेट्स का हिस्सा और है, एसेट्स का। यहाँ देखिएगा आप जरा, एसेट्स की अगर मैं बात करूँ, एसेट्स में क्या कहता है, जैसे करंट लायबिलिटीज हम किन्हें कहते थे, जो इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी। वैसे ही अगर मैं करंट एसेट की बात करूँ, अगर इन 4 में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो हम उसे करंट एसेट कहेंगे, अदरवाइज हम उसे नॉन करंट एसेट करेंगे। एक बार ज़रा पढ़िएगा। कोई ऐसी कंडीशन जो इसमें समझ ना आ रही हो? ये कंडीशन क्यों डाली गई है आपको पता है? पहली 2 कंडीशन तो ऊपर से मैच हो रही है और ये कंडीशन मैंने आपको मना ही कर दिया, पढ़ना मत, पर यहाँ आपको चारों कंडीशन याद रखनी है। तीसरी कंडीशन क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, स्टॉक जो होता है, हमारा माल जो होता है, वो कौन से टाइप की एसेट है? कौन से टाइप की एसेट है? करंट एसेट। क्यों आपने क्यों डाल दिया उसे करंट एसेट में? कोई ज़रूरी तो नहीं है माल 12 महीने में बिक जाए, कोई ज़रूरी नहीं है ना, पर क्योंकि स्टॉक जो हम होल्ड करते हैं, जो हम अपने पास रखते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हैं, ट्रेडिंग, इसी कंडीशन की वजह से स्टॉक हमेशा करंट एसेट में दिखाई देगा। अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं तो ऐसा स्टॉक जो 12 महीने के बाद बिकेगा, फिर वो स्टॉक नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। अब अगर मैं इस कंडीशन को रखता हूं तो क्या हो जाएगा? स्टॉक चाहे 12 महीने के बाद बिके, चाहे 2 दिन बाद बिके, चाहे 10 साल बाद बिके, स्टॉक अब हमेशा करंट एसेट में ही दिखाई देगा, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से।
क्योंकि स्टॉक इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। समझ रहे हैं आप इस कंडीशन की इंपॉर्टेंस? समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप लोग, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड, ये कंडीशन क्यों लिखी? सबको पता है कि कैश तो, अबे पागल है क्या? ये कंडीशन क्यों लिखी? सबको पता है कैश तो एक एसेट तो है, करंट एसेट है, पर कोई ज़रूरी तो नहीं है। सोचो ना, कंडीशन क्या है? अगर एक एसेट रियलाइज हो जाए, यूज हो जाए, सोल्ड हो जाए, कंज्यूम हो जाए, भाई कैश इनमें से कुछ नहीं होता। सर यूज होता है ना। आप नहीं समझ रहे यहाँ पर एंगल को। अब देखो डेटर्स हैं, आपके डेटर्स हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर कैश ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिसमें हम बाकियों को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात को? मैं वही तो कह रहा हूँ, कैश ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिसमें हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर तो अगर ये कंडीशन नहीं होती ना ये वाली, तो भाई लोग अपनी मर्जी से कैश को यहाँ भी दिखा सकते थे, यहाँ भी दिखा सकते थे। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी कि भैया कैश अब आप यहाँ दिखा ही नहीं पाओगे, अब सब अपना कैश इसी के अंदर दिखाएंगे, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से। कैश भी और कैश इक्विवेलेंट भी, पैसा और पैसे के जैसा। समझ आई? बढ़ते हैं आगे। एक बार ज़रा इसे समराइज कीजिएगा। एसेट साइड, लाइफ स्टॉक मतलब गधे घोड़े, खच्चर, मुर्गियाँ, कुत्ते, डॉग्स। समझ आ गया। अरे डिपेंड कर, तुम लोग सोच रहे हो डिपेंड करता है, बिजनेस में इनकी नीड्स हो सकती है भाई। ओके कह रहा गार्ड्स की जगह कुत्ते लगा दिए। आई डोंट नो कि इनका फिलहाल, पर हाँ डेफिनेटली यूज हो पॉसिबल है भाई। इट इज पॉसिबल। है बस अब पढ़ो जरा एक बार। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, जैसे पूरा बिजनेस एग्री करेगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में। दोबारा बोलना। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है इसमें, तो अगर सारे शेयर होल्डर एग्री करेंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में। हाँ, अगर छोटा मोटा डिसीजन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने एंड पे ले सकते हैं। अब जैसे माल खरीदना है, मान लो एक बिजनेस में माल खरीदना है, तो क्या इसमें शेयर होल्डर की परमिशन की वेट करोगे? नहीं, ये ज़रूरी काम है ना। और अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो उसमें आपको शेयर होल्डर्स की राय लेनी ज़रूरी होती है। अच्छा, कहीं कहीं पर जो राय है, जो ओपिनियन है शेयर होल्डर का, वो 50% भी चल जाता है। मतलब 100 शेयर होल्डर हैं, 50 भी एग्री हो गए तो आप काम कर सकते हैं। पर कहीं कहीं पर आपको 75% लोगों का एग्री होना ज़रूरी होता है। समझ आई? बताना जब हो जाए। हाँ, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाना, नेट ऑफ प्रोविजन।
हो गया सबका? यस सर। पार्थ आगे बढ़ते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ और है लास्ट। सर इस सारे चैप्टर में से तो सब हेड्स और heads हाँ, इस चैप्टर में से हेड और सब हेड ही पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या आते हैं? ये आइटम, और इन आइटम्स को कहाँ जगह मिलती है? पर कुछ आइटम मतलब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो ना इसके अंदर आती है ना इसके अंदर। ऐसी कौन सी बातें भाई? ऐसी बातें जिनकी आपने कोई जर्नल एंट्री ही नहीं डाली, पर वो इंपॉर्टेंट है, लोगों को बतानी है। अब देखो, जब आपने किसी चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं डाली तो आपने उसके लेजर भी नहीं बनाए, और जब आपने लेजर ही नहीं बनाए तो या ना ट्रेडिंग में जगह मिलेगी ना बैलेंस शीट में, तो उन्हें नीचे जगह दे दी जाती है बैलेंस शीट की। इन्हें पता क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स यानी कि बैलेंस शीट के नीचे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स। मैं दोनों आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ रीड करना है, बहुत आसान लिखा हुआ है। मैं बता दूं, मैक्सिमम बच्चे इन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि बहुतों को तो इनके अंदर की बातें याद नहीं रहती, तो बाहर की कहाँ से रहेंगी याद, है ना? बड़े लोग छोटी बातें। सर इसमें तो फ्यूचर की बात की हुई है, बट आप कह रहे थे कि इसके एंट्री नहीं डली, जनरल एंट्री नहीं डली। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो वो आगे जाकर डलेगी ना। एंट्री आगे जाके डलेगी, पर क्योंकि ये फ्यूचर में एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। और प्रूडेंस का वो एज पर प्रूडेंस नहीं, एक्रूअल, हाँ सर। ये इंफॉर्मेशन की वजह से। आपने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, हाँ, सारी जो ये कहता था कि लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बताओ। तो ये उसके हिसाब से हमें लोगों को बतानी चाहिए कि ये हो सकता है, हमें ऐसे नुकसान हो सकते हैं, उठाने पड़ सकते हैं ऐसे नुकसान। तो इसलिए हम लोगों को बता रहे ताकि लोग अलर्ट हो जाएं इस चीज को लेकर। हो गया। समझ आए? एग्जाम्पल समझ आए आपको? यस सर। एग्जाम्पल रट लिए सारे? समझ आ गया। एग्जाम्पल में कोई परेशानी है कि ये क्यों है ऐसा? कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको क्यों लगा ऐसा? भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जिनका होना किसी चीज पर डिपेंड करता है। तो क्या आपको ऐसे एग्जाम्पल लगे ये कि हाँ यार ये किसी चीज पर डिपेंड है, किसी घटना पर डिपेंड कर रहे हैं? ये फोर्थ वाले नहीं लगा। फोर्थ वाला नहीं लगा। प्रपोज डिविडेंड, फोर्थ डिबेंचर्स इशूड, हाँ, क्योंकि ये मैंने अभी तक आपको कराया नहीं। चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर टॉपिक है हमारा ये 2 क्लास का, 2 नहीं 1 ही क्लास में निपटा लेंगे हम इसे, ठीक है? कोलैटरल तो तब देते हैं ना जब लोन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, कोलेट्रल का मतलब सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। एक और है इसके अंदर, अब मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ? कमिटमेंट्स। तो ये कमिटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है।
सॉरी, लास्ट सेंटेंस कंप्लीट है। इनकम्प्लीट। लास्ट सेंटेंस अभी देख लो, ये वाला कह रहे हो ना, एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड वाज नॉट पेड इन द पास्ट, इन द प्रीवियस ईयर्स कह सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरा है, तो इसे पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये जादू था सर। हाँ ये जादू था। कोई परेशानी लगी? कोई परेशानी लगी? एग्जांपल हाँ हाँ बताओ बताओ। ये वाला जो आपने एग्जांपल दिया थर्ड वाले में एग्जांपल। थर्ड वाला हाँ बाकी क्लियर हो गए? बिल्कुल। पक्का? वेरी गुड, मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो गया होगा। फिर भी ये सुन लो, कंपनी कई तरह के प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उनमें से एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की एक विशेषता है, एक स्पेशल फीचर है उसके अंदर। अगर किसी साल में कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो फिर अगले साल जब प्रॉफिट्स होंगे तो वो पीछे का जो डिविडेंड था जो नहीं दे पाए थे वो भी ऐड ऑन हो जाता है। अच्छा, इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो वो डिविडेंड भी तो हमारे लिए एक कमिटमेंट तो वो यहाँ पर दिखाई देता रहता है। सही है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और काम करेंगे, असर्शन रीज़न वाला। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर।